सारा जो इन्वेस्टमेंट का इवैल्यूएशन जो है वो रिटर्न्स के ऊपर होता है और परफॉर्मेंस के ऊपर होता है और कंपैरिजन का जो एटीट्यूड है, तो ये आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं ये गलत है, राइट? आप यही कहना चाहते हैं। तो एक्चुअली किस तरीके से इसको चेंज करना चाहिए? इन्वेस्टर्स है जब अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करने वाले हैं तो हर बार आप देखेंगे तो एनालिसिस में वो फैक्टरिंग करते हैं तो वो रिटर्न्स का ही सबसे टॉप प्रायोरिटी में रहता है और वो हिसाब से वो लोग चलते हैं। तो क्या ये सही है या गलत है? यस हाँ, देयर इज समथिंग मिसिंग। क्योंकि क्या होता है ना आशीष, अगर आप देखेंगे लाइफ में कोई भी फैमिली का दो प्रकार का गैप्स होता है। ओके, एक गैप मतलब आज का इशू अगर आप देखेंगे तो क्या है, एक ये है कि इंसान इतना ज़्यादा जिएगा कि उसका पैसा उसको पूरा नहीं पड़ेगा, एक वो पॉसिबिलिटी है। दूसरा जो पॉसिबिलिटी ये है कि वो इतना जल्दी मरेगा कि बेसिकली उसके फैमिली का जो भी लॉन्ग लाइफ जो है उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए क्या है, मतलब जब फाइनेंशियल प्लानिंग होता है ना तो दो गैप्स होते हैं, एक फ्यूचर गैप हम कहते हैं या रिटायरमेंट गैप। रिटायरमेंट गैप मतलब क्या है कि रिटायरमेंट से लेके एज 85-90 तक उसको उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए कॉर्पस की ज़रूरत होती है। तो जितना उसने ऑलरेडी अरेंजमेंट किया है और जितना उसको कॉर्पस की ज़रूरत है तो वो माइनस करेंगे तो हमको गैप आ जाता है कि इतना कम है। सिमिलरली आज अगर अकस्मात कुछ हो जाता है, और आशीष आप जानते हो आज कि आदमी 25 ईयर्स है, 35 ईयर्स है, 45 ईयर्स है, 55 ईयर्स है, हर रोज हम सुनते हैं ऐसे अलग अलग एज में हार्ट अटैक 25 साल में 15 साल में हार्ट अटैक आता है। तो मतलब वो एक इशू है जो लोग उसको दखल अंदाज करते हैं। बट मुझे क्या लगता है कि फैमिली के लिए वो प्रेजेंट गैप जो है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो प्रेजेंट गैप मतलब क्या है कि आज के तारीख में अकस्मात अगर मुझे कुछ हो जाता है तो क्या मेरे फैमिली के पास इनफ ऐसा कॉर्पस रहेगा जिससे कि वो उनका 85 एज तक जी सकेगा, तो उसको हम प्रेजेंट गैप बोलते हैं। बट मोस्टली एडवाइज़र ये भूल जाते हैं, सब लोग SIP, ग्रोथ, रिटर्न और रिटायरमेंट के बारे में बात करते हैं। बट ये जो प्रेजेंट गैप है जो अनफॉर्चुनेट डेथ का है वो गैप बहुत सारे लोग भूल जाते हैं और इसलिए प्लानिंग इनकम्प्लीट होता है। सो सर प्रेजेंट गैप एग्जैक्टली क्या है ये अगर आप सबको हाँ, तो बेसिकली प्रेजेंट गैप का मतलब क्या है, देखो आशीष की अगर समझो मुझे 5 लाख रुपया आज मेरी एक्सपेंस है, मेरा लाइफस्टाइल का एक्सपेंस है, ये 5 लाख रुपया मुझे कुछ हो जाता है तो सिल्विया मैडम और फैमिली के लिए अप टू उनका एज 85 तक उनको हर साल सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए पैसा मिलना चाहिए। तो उसके लिए आज कुछ कॉर्पस लगेगा। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम, 2 करोड़ लगेगा। तो मतलब आज अगर मेरे को कुछ हो गया 2 करोड़ अगर बैन, सी इफ मैन इज नॉट एट वर्क मनी शुड बी एट वर्क, राइट? जब आदमी काम करने के लिए नहीं है तो उसका इक्विवेलेंट पैसा होना चाहिए काम करने के लिए, मतलब पैसा काम करते हैं। तो ये जो 2 करोड़ का कॉर्पस है और सपोज मेरा आज का समझो 1 करोड़ रुपया मेरा सब यहाँ वहाँ इन्वेस्टमेंट पकड़ के है और मेरा 30 लाख का लोन है, तो मतलब आज अगर मुझे कुछ हो जाता है तो वो 1 करोड़ में से 30 लाख 1 करोड़ फैमिली को मिलेगा, 30 लाख उनको देना पड़ेगा। तो मतलब अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे खाली 70 लाख होगा उनके। मतलब गैप कितना हो गया, 1 करोड़ 30 लाख का गैप हो गया। तो ये होने से क्या होता है, ये 70 लाख से क्या होगा, उनको 85 तक वो नहीं चलेगा, बीच में किधर उनका पैसा खत्म होगा, शायद मेरे वाइफ को काम करना पड़ेगा या दूसरा कुछ दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़े। तो वो गैप हमको फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। तो उसको हम प्रेजेंट गैप, ये तो हो गया प्रेजेंट गैप। फिर फ्यूचर गैप क्या है? हाँ, जैसे मैंने बताया ना, फ्यूचर गैप का मतलब ये क्या है कि हमारा 2 फेज होता है वर्किंग का। एक होता है जो वर्किंग फेज होता है और एक होता है जो रिटायरमेंट फेज होता है। तो वर्किंग फेज में भी समझो आज मेरी अगर उम्र 40 साल है तो 40 साल से लेके 60 साल तक मेरा इनकम जो है वो जनरेट होता है और मेरा सेविंग और इन्वेस्टमेंट करने का समय है। और 60 ईयर से लेके 85 तक मेरे को मेरा लाइफस्टाइल मेंटेन करना है बिना काम किए हुए। तो ये लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए आज अगर मुझे 5 लाख चाहिए तो शायद मुझे 19 लाख लगेंगे कभी जब मैं रिटायर हो जाऊंगा। ये 19 लाख रुपया हर साल मुझे अप टू एज 85 अगर मिलना है तो शायद मुझे 3 करोड़ का कॉर्पस, मोटा मोटा मैं बोल रहा हूँ 3 करोड़ का कॉर्पस मुझे लगेगा। तो बच्चों का जो एडुकेशन का रिक्वायरमेंट है, जैसे समझो बच्चों का एडुकेशन का 1 करोड़ का रिक्वायरमेंट है तो वो अलग मेरे को उसका ये करना पड़ेगा। उसके अलावा मेरा जो तो फ्यूचर गैप में बच्चों का एडुकेशन का आता
है कॉर्पस, बच्चों का मैरिज के लिए जो कॉर्पस है वो आता है, और उसके बाद रिटायरमेंट का आता है। तो ये जो कॉर्पस बिल्ड करने के लिए मुझे ये पता चलना चाहिए कि 60 के एज में मुझे कितना चाहिए। सपोज 3 करोड़ चाहिए, तो मुझे ये चेक करना है कि आज जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो 60 साल तक उसका ग्रोथ कितना होगा। फिर मेरे को जो कॉर्पस चाहिए उसमें से माइनस करूँगा तो मेरे को ये पता चलेगा कि मेरे को एडिशनल इन्वेस्टमेंट मुझे कितना लगेगा। तो यहाँ जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, अभी ज़्यादा लोग जी रहे हैं। आज डर वही है कि आदमी ज़्यादा जिएगा या उसका पैसा ज़्यादा जिएगा, यू नो। तो ये जो एक बहुत बड़ा लोगों के सामने जो क्वेश्चन मार्क है, वो मुझे लगता है एज एन एडवाइज़र मुझे कस्टमर को वो गाइड करना चाहिए कि उनका फ्यूचर गैप क्या है और प्रेजेंट गैप क्या है। मतलब आपका कहना है कि उसको बैकवर्ड में कैलकुलेशन करना चाहिए कि उसको कितना निवेश करेंगे तो वो उस टाइम पे उसको वो कॉर्पस बिल्ड हो जाएगा और उसकी फैमिली उसकी टेक केयर कर पाएगी, राइट? करेक्ट, फुल्ली। तो जो एक अच्छा एडवाइजर है वो कभी कभी एक गैप अगर मिस कर देता है तो क्या होगा उस कस्टमर का? देखो वेरी सिंपल है ना कि लोगों को, देखो क्या होता है ना, एक ये माइंडसेट इशू है, एक एडवाइज़र का भी माइंडसेट इशू है और एक कस्टमर का भी माइंडसेट इशू है कि मुझे कुछ नहीं होगा, ओके। और लोगों का ऐसा लगता है कि मेरी डेथ नहीं होगी और सबकी, मतलब यू नो, बाकी का तो ये नहीं, बट मेरा खुद का वो जीता भी है और ऑफकोर्स वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको ऑफकोर्स जीना चाहिए कि हम बहुत लंबे समय तक जिएंगे, बट अकस्मात कुछ भी हो सकता है। अभी जैसे वो जो आई डोंट नो उस बंदे का नाम क्या है जो वर्ल्ड में उसको सबसे फिटेस्ट आदमी माना जाता था, वो यू नो ऑल वर्ल्ड का हेड था और उसका नाम मेरे को पता नहीं है, बट बेसिकली क्या, वो फिटनेस में उसको गुरु मानते थे और सडनली एट एज ऑफ 45 वो उसका डेथ हो गया। तो अगर एक फिटनेस वाला भी इतना जो यू नो 3-3 घंटा वो जिम में फिटनेस करता था, उसका अगर डेथ हो सकता है तो बाकी का तो मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं। एक लड़का भी 17 साल का फुटबॉल खेलते खेलते उधर गिर गया, उसको अटैक आ गया। तो हमको क्या है ना, एक तरफ जो है ये डर कम है, ये होने का पॉसिबिलिटी कम है, ओके। ज़्यादा लोगों के साथ नहीं होगा क्योंकि जो फ्यूचर गैप है वो सबके साथ होता है, 100% होगा, बट ये नहीं होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसके लिए तैयार नहीं रहूं, बिकॉज उससे फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए अगर एडवाइज़र दोनों गैप के बीच में एक गैप के ऊपर फोकस करेगा, क्योंकि कस्टमर फ्यूचर गैप के ऊपर फोकस करेगा हमेशा, इसके लिए SIP, म्यूचुअल फंड और रिटर्न्स और इसके बारे में लोग बात करते हैं। बट आशीष, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि एक्चुअली अगर आप देखेंगे, जैसा मेरा एक खुद का कस्टमर है जो पॉलिसी लेने के 30 दिन के बाद डेथ हो गया। उन्होंने खाली मंथली प्रीमियम 2 प्रीमियम भरा था, कुछ 500 रुपया भरा था और 50,000 का उनका पॉलिसी था, उनको 60,000 रुपीज़ मिला। अभी आप मेरे को बताओ कि 500 रुपया निवेश करके 1 महीने के अंदर 60,000 रुपया कौन देता है? कोई नहीं देगा। बट ये रिटर्न नहीं है, इसको हम ये कहेंगे कि अकस्मात होता है। और एक प्रेजेंट गैप या इंश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें सब लोग मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं एक पूल में, ताकि जो जिसका प्रॉब्लम हो जाए उसको सबके तरफ से कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे पहले ये डेथ का एक, मेरा फादर के टाइम पे मुझे पता है क्लब होता था, उसको बोलते थे डेथ बेनिफिट फंड। तो डेथ बेनिफिट फंड में क्या करते थे, क्लब में जितने लोग हैं छोटा छोटा रकम वो लोग डालते थे, ताकि किसी का डेथ अगर हो गया, क्योंकि उस समय लोग गांव से आके इधर रहते थे, तो डेथ हो गया तो उसका पूरा जो लास्ट अंतिम संस्कार जो भी ये करना है वो करने के लिए पैसा वो इकट्ठा करते थे डेथ बेनिफिट। तो उसी प्रकार से मुझे क्या लगता है कि एडवाइज़र सिर्फ एक ग्रोथ के ऊपर और फ्यूचर के ऊपर अगर फोकस करेगा, जो करना चाहिए, म्यूचुअल फंड बहुत ज़रूरी है, रिटर्न्स बहुत ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम एक दूसरा पहलू है जो प्रेजेंट का है कि अनफॉर्चुनेट अगर डेथ हो गया तो वो गैप और वो पहलू को भी देखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज वो अगर नहीं देखेंगे तो देन हम कुछ बहुत डेंजरस क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, क्योंकि क्लाइंट इसके बारे में नहीं सोचेगा। तो एडवाइज़र को डेफिनेटली इसके बारे में सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि बेसिकली ये फ्यूचर का और म्यूचुअल फंड का जो गैप है, हमारा सॉफ्टवेयर और म्यूचुअल फंड का भी उसमें काफ़ी अच्छा से काफ़ी अच्छा से कैलकुलेशन करके बताता है कितना SIP करना, तो वो इम्पॉर्टेंट है ही है। बट मुझे लगता है दूसरा जो पहलू है अनफॉर्चुनेट डेथ का, वो भी लोगों को देखना चाहिए, बिकॉज क्लाइंट नहीं सोचेगा और ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये देखना और कस्टमर को ये बताना। सो आपका कहना ये है कि गुड एडवाइज़र
दोनों गैप का ध्यान रखें, Yes. प्रेजेंट और फ्यूचर, Correct. देन ही इज अ गुड एडवाइजर फॉर यू। करेक्ट यस सर कितने क्लाइंट लोग जो है वो रिडेम्पशन के लिए जाते हैं, तो जो रिडेम्पशन के लिए जाते हैं आपको लगता है कि जब वो रिडेम्पशन करते हैं तभी उनका टाइमिंग गलत रहता है? देखो आपने ही अभी बताया कुछ समय पहले, राइट, हमारा पिछले वाला वीडियो में हमने देखा कि बेसिकली 70% लोग इन्वेस्टेड नहीं रहते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, नो, बीच में वो लोग विड्रॉ कर देते हैं। अब ये कब विड्रॉ करते हैं? जब उनको डर लगता है। अच्छा, डर उनको कब लगता है? जब मार्केट गिरता है। तो देखो क्या है, बिकॉज मैंने माइंड में मेरे सेट क्या किया है कि मेरे को रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलेगा, और जब एक्चुअली मार्केट गिर जाता है तो ऑब्वियसली मेरे को डर लगा है, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मेरे को हाई रिटर्न मिलेगा, इसलिए मैं फफल जाता हूँ और मैं पूरा विड्रॉ करता हूँ, बिकॉज मुझे और लॉस करना नहीं है। उसको स्टॉप लॉस कहते हैं, स्टॉप लॉस बिहेवियर। तो हर एक इंसान अपना लॉस को कम करने के लिए स्टॉप लॉस बिहेवियर करता है, और यही कारण है उसका गोल कभी भी अचीव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो रॉन्ग टाइम पे रिडेम्पशन करता है। अच्छा, रिडेम्पशन कब करना चाहिए? जब गोल का टाइम आता है तब रिडेम्पशन करना चाहिए। मैंने अगर रिटायरमेंट के लिए अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो रिटायरमेंट के टाइम पे मुझे रिडीम करना है। मैंने अगर मेरे बच्चों का एडुकेशन के लिए अगर प्लानिंग किया है तो जब मेरा बच्चा कॉलेज जाएगा तब मेरे को रिडेम्पशन करना चाहिए। तो हर एक रिडेम्पशन गोल पे होना चाहिए, मार्केट पे नहीं होना चाहिए। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि हिस्ट्री ये बताती है कि फियर जो है, डर जो है, वो लॉजिक से ज़्यादा काम करता है, और ज़्यादा लोग उसमें फंसते हैं। ज़्यादा लोगों का जो गोल जब आएगा उसके पास वो गोल के लिए पैसा नहीं रहेगा, भले उसने इन्वेस्टमेंट उस चीज़ के लिए किया रहेगा। तो मुझे लगता है ना, बिहेवियर जो है ये हमको एसेट एलोकेशन और इन्वेस्टमेंट में हमको बिल्ड करना पड़ेगा, जस्ट कस्टमर के ऊपर डिपेंड करके नहीं चलेगा। सर आजकल एक कॉमन आपने देखा होगा न्यूज़पेपर आर्टिकल में, टेलीविजन में भी, कि बोलते हैं कि टर्म इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड लो, क्या इतना काफ़ी है? देखो, अगर हम लोग आशीष ये बात करते हैं ना कि बेसिकली गैप के बारे में अगर बात करेंगे तो एक प्रेजेंट गैप है जो टर्म पॉलिसी कंप्लीट कर दी है, एक फ्यूचर गैप है जो म्यूचुअल फंड कंप्लीट कर दे। तो देखने के लिए वो राइट है, एक्चुअली वो राइट है। वो CFP वाले और फाइनेंशियल प्लानिंग वाले ये बात करते हैं। बट मुझे क्या लगता है ना कि लोग जो है ये टर्म प्लस म्यूचुअल फंड ये बहुत सिंप्लीफाइड दिखता है, बट वो सिंप्लीफाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लॉजिकल है, इमोशनल नहीं है। जब आदमी फाइनेंस के बारे में सोचता है ना तो वो इमोशनल होता है, लॉजिकल नहीं होता है। अभी अगर रिटर्न एक ही अगर मैटर होता तो आदमी मर्सिडीज क्यों खरीदता? बड़ा बड़ा बंगला जहाँ इतना 18 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ का, तो छोटा एक घर लेके रह जाता है, बिकॉज उसको रिटर्न उसमें नहीं मिलता है। खुद घर पे रहेंगे तो रिटर्न है। तो मोस्टली मतलब मेजर प्रॉब्लम ये है ना, इसको हमको टेस्ट करना पड़ेगा। सिंपल है, बट ये स्ट्रक्चरली अगर देखेंगे तो बहुत दोनों गैप को सॉल्व करता है, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। लेट अस सी व्हाट इज अ प्रॉब्लम। सर तो इन्वेस्टमेंट में स्टेबिलिटी या स्थिरता या बैलेंस जो भी आपको बोलना है वो लाने के लिए क्या करना चाहिए? यही तो वो लोग पॉइंट मिस करते हैं। बेसिकली क्या है, अगर आप देखेंगे, अगर हम टर्म पॉलिसी और म्यूचुअल फंड अगर करेंगे तो म्यूचुअल फंड पूरा मार्केट रिस्क के ऊपर रहता है। अभी आपने देखा इजराइल और ईरान का वॉर हो गया तो मार्केट एकदम से इतना ढप करके गिर गया। वहाँ अडानी का कुछ केस टेकअप हो गया US कोर्ट में, तो अडानी का एक ही दिन में लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया। तो बेसिकली क्या है ना, ये मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत है। तो मैं अगर किसी को खाली टर्म बोलूँगा और म्यूचुअल फंड बोलूँगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको स्टेबिलिटी फैक्टर कुछ भी नहीं है। जैसे एक सर्कस में ट्रपीज होता है, उसको स्टेबिलिटी फैक्टर रहता है, उसके पास ट्रपीज को नेट रहता है। अगर आप गाड़ी में देखेंगे तो गाड़ी में जो स्टेपनी रहता है वो स्टेबिलिटी फैक्टर है, ऑफकोर्स स्टेबिलिटी फैक्टर है। आप कहीं भी अगर देखेंगे, जैसे अगर फुटबॉल मैच है उसमें जो गोलकीपर है और जो डिफेंडर है वो स्टेबिलिटी फैक्टर है, वो लोग जाके कभी गोल नहीं मारते। मतलब हर एरिया अपने लाइफ में अगर हम देखेंगे एक स्टेबिलिटी फैक्टर होता है। व्हाई? बिकॉज अगर वो स्टेबिलिटी फैक्टर नहीं रहेगा तो मार्केट का जो वॉलेटिलिटी में जब एक्चुअली क्लाइंट का गोल आएगा और उस समय अगर मार्केट पूरा फटा हुआ रहेगा तो फिर क्या होगा, कम। तो इसलिए क्या है, हमको पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी फैक्टर लाना चाहिए। और मुझे लगता है कि डेट में
अभी आप म्यूचुअल फंड में अगर देखेंगे, म्यूचुअल फंड इक्विटी है ना, ये बहुत रेगुलेटेड है, उसमें कोई भी लोचा होने का चांसेस नहीं रहते। बट जब कोई भी फाइनेंशियल प्लानर या CFP वाला भी एक्सेप्ट करेगा कि आपको 30% डेट में डालना चाहिए, मतलब आप म्यूचुअल फंड में भी करेंगे तो 30% डेट और 60% 70% इक्विटी करते ही हैं, मतलब कोई उसमें ये नहीं है। बट वो लोग क्या बोलते हैं, 60% 70% इक्विटी में करो, 30% डेट में करो और बैलेंस जो है बाकी का टर्म पॉलिसी लो। बट ये 30% जो लोग स्टेबिलिटी के लिए दे भी देते हैं, ये खुद स्टेबल नहीं है, क्योंकि आपने देखा वोडाफोन का प्रॉब्लम हुआ, ILFS का प्रॉब्लम होगा, DHFL का हो गया, आपने AT बॉन्ड्स करके जो येस बैंक का था, सबका पैसा उसमें वाइप आउट हो गया। तो बेसिकली मुझे क्या लगता है ना, जो डेट है, ये डेट अगर आप म्यूचुअल फंड में अगर करेंगे तो उसका बहुत बड़ा रिस्क है, मतलब इक्विटी से भी हाई रिस्क है, ऐसा मैं कहूँगा। अभी ये कोई मानता नहीं है या इसको कोई कंसिडर नहीं करता है, तो आप वोडाफोन का ILFS में मेरा खुद का लिक्विड फंड में 30% का हेयर कट हो गया। मतलब आप सोचो कि लिक्विड फंड सबसे सेफेस्ट माना जाता है। ILFS का एक दिन पहले रेटिंग AAA+ था, और जब भी उसका ये कांड हो गया, नेक्स्ट डे उसको जंक में डाल दिया। तो मतलब इवन रेटिंग एजेंसीज को पता नहीं चला। तो ये पूरा डेट जो है ना, ये रेटिंग एजेंसी के ऊपर चलता है, और रेटिंग एजेंसी आज तक किसी को पकड़ नहीं पाई है। रेटिंग एजेंसी उसको डिफ़ॉल्ट रेट में बाद में डिफ़ॉल्ट होने के बाद डालती है। तो मुझे क्या लगता है, इसके लिए ये डेट जो है स्टेबिलिटी के लिए, ये आपको डेट म्यूचुअल फंड में न डालते हुए आपको इंश्योरेंस में डालना चाहिए, बिकॉज इंश्योरेंस में भी सेम रिटर्न आपको मिलता है, ऑलमोस्ट सेम रिटर्न मिलता है। बट वहाँ पर क्या है, प्रोटेक्शन है, आपका डेट का प्रोटेक्शन है, और डेट में आपको जो कंपनी है वो बहुत मतलब बहुत स्टेबल इन्वेस्टमेंट में डालती है। तो ये स्टेबिलिटी फैक्टर मुझे लगता है मिसिंग है, जो यहाँ पर इंश्योरेंस में हम ये इंश्योरेंस में डालने से ये स्टेबिलिटी फैक्टर हाई हो सकता है। सर आप ये कहना चाहते हैं कि लिक्विडिटी डेंजरस है, मतलब लिक्विडिटी तो अच्छा है, मुझे जिस दिन इच्छा हुआ उस दिन मैं बेच सकता हूँ, तो वो डेंजरस कैसे हो सकता है? राइट, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। लिक्विडिटी बहुत पावरफुल है आशीष, बहुत पावरफुल है। बट मुझे आप एक चीज़, अगर आप बिहेवियर अगर देखते हैं ना, लिक्विडिटी है ना, ये ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर मतलब बेस्ड है। खाली लिक्विडिटी अच्छी है, बट उसके सामने अगर एक इनडिसिप्लिन इन्वेस्टर रहेगा और एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर रहेगा, लिक्विडिटी उसके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। बट अगर इनडिसिप्लिन इन्वेस्टर रहेगा, जो रिस्क अवर्स रहेगा, मतलब जिसको बहुत ज़्यादा रिस्क वो ले नहीं सकता है, वैसा अगर कस्टमर रहेगा, तो आप उसको म्यूचुअल फंड में पूरा पैसा अगर लगाएंगे और सडनली मार्केट अगर गिर गया, तो वो डर के पूरा पैसा निकालेगा, नंबर 1, और वो लॉस करेगा। बिकॉज क्या होता है कि वो डर के निकाल दिया, लॉस करेगा। तो अक्सर आप देखेंगे जो डरे हुए इन्वेस्टर्स है, जो इनडिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर्स है, वो लोग रिवर्स करते हैं। जब मार्केट ऊपर जाते हैं वो पैसा धनाधन वो लोग डालते हैं, और जब मार्केट नीचे जाते हैं वो पैसा निकालते हैं, जो बहुत ही हानिकारक है। ओके, बट एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर उल्टा करते हैं। ओके, जैसे मैंने परसों जो मार्केट गिर गया, मैं भी एक ही दिन में 1 लाख रुपया मैंने इन्वेस्ट किया है। बहुत सारे जो मेरे शेयर्स थे, उसका मेरा एवरेज प्राइस से वो कम हुए थे, तो मैंने पैसा डाल दिया। तो मैं कभी भी पैसा नहीं निकालता हूँ, मुझे अच्छा लगता है अगर मार्केट गिरता है, बिकॉज वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, मैं लिक्विडिटी रखता हूँ और वो लिक्विडिटी से मैं खरीदता हूँ। तो एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर है, वो मार्केट गिरने से इन्वेस्ट करता है। एक इनडिसिप्लिन इन्वेस्टर और डरा हुआ इन्वेस्टर है, वो मार्केट गिरने पे ये कर। तो मतलब मैं क्या किया हूँ, एज एन एडवाइजर मैंने एक गोल बना के दिया है कस्टमर को, सपोज रिटायरमेंट गोल, और वो रिटायरमेंट गोल आते आते उसी समय पे अगर मार्केट गिर गया, तो वो क्या करेगा, डर के पूरा निकालेगा, और उसका कॉर्पस जो होना था वो 30-40% ऑलमोस्ट उसको कम हो जाएगा, तो उसका ग्रोथ नहीं हो जाएगा। तो लिक्विडिटी पावरफुल है, बट उसका किसके हाथ में, क्योंकि ये इमोशनल है। तो इमोशनली अगर कोई डरा हुआ इंसान है या जो इनडिसिप्लिन इंसान है, उसके लिए लिक्विडिटी बिल्कुल एक डेंजरस है। और आज अगर आप देखेंगे, परसों या आर्टिकल आपने मेरे को बताया कि जहाँ पर ये बताया गया था कि ऑलमोस्ट कितना परसेंट लोग 75% लोग इन्वेस्टेड नहीं रहते हैं, बीच में वो लोग निकल, SIP फुल टर्म तक नहीं चलती। सिंपल है। तो मतलब क्या है, वो क्यों नहीं चलती? अच्छा, किसकी SIP चलती है? वही 30% लोगों की जो डिसिप्लिन्ड है,
जो 70% लोग हैं जो इनडिसिप्लिन्ड है और जो आपका आर्टिकल बता रहा था, तो वेरी सिंपल है। मतलब क्या है ना, लोग खाली ये बोलते हैं, बट लोगों को ये भी समझना चाहिए कि बेसिकली हमको लिक्विडिटी के साथ लॉक्ड इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए। तो जो इनडिसिप्लिन्ड है उसको थोड़ा लॉक करके रखेंगे तो अच्छा रहता है, जो डिसिप्लिन्ड है उसको लॉक नहीं करेंगे तो चलेगा। तो मतलब CFP जो बोलती है ना, टर्म प्लस म्यूचुअल फंड, ये सिर्फ वो 30% डिसिप्लिन लोगों के लिए ही चलेगा। वो 30% जो नॉन डरे हुए इन्वेस्टर है, जिसको रियल फाइनेंस पता है, उसका फाइनेंशियल बिहेवियर प्रॉपर है, उसको फाइनेंशियल इमोशनली वो कुछ सोचता नहीं है, वो लॉजिकली सोचता है, उसके लिए ठीक है। बट ये जो टर्म प्लस म्यूचुअल फंड का जो कॉन्सेप्ट है, ये 70% लोगों के लिए फेल हो जाएगा। और इसलिए मैं एक बुक लिखने वाला था, आई यू स्क्रूइंग अप योर गोल्स, कि आपने इन्वेस्टमेंट तो किया है बट आपका गोल 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 हो गया। तो 70 मतलब आप सोचो 70% लोगों का ये कॉन्सेप्ट से गोल ज़ीरो होने वाला है, उनको उतना पैसा उनके पास नहीं रहेगा। तो मुझे क्या लगता है कि स्टेबिलिटी फैक्टर के साथ लॉक इन भी होना चाहिए। तो जो 70% इन्वेस्टर इनडिसिप्लिन है, उसको अगर हम 30% इंश्योरेंस में डालते हैं तो डेट का वो काम करेगा ही करेगा, प्लस वो लॉक रहेगा, तो वो निकालेगा नहीं। आज तक आप देखो कि इंश्योरेंस में क्या होता है, लोग लोन लेते हैं, पैसे की ज़रूरत है तो इंश्योरेंस पे भी लोन ले सकते हैं, बट जब लोन लेता है ना, आदमी को माइंड में रहता है कि मेरे को वापस देना है। बट एक म्यूचुअल फंड वो निकाल देता है तो कभी वो वापस, क्योंकि उसको माइंड में रहता ही नहीं, बोलते हैं वो सोचता है ये मेरा पैसा है, बट लोन में वो हमेशा सोचेगा। तो इंश्योरेंस में आप देखेंगे जो लोग लोन भी लेते हैं लिक्विडिटी के कारण, वो लोन पूरा परत फेड करते हैं, पूरा रिटर्न करते हैं, और उसके बाद ये होता है। मेरा एक कस्टमर था, बहुत बड़ा सिचुएशन, मतलब उसका आ गया, उसका बैंक गारंटी ये होने वाला था, तो वो आ गया मेरे को, बोला पॉलिसी सरेंडर करो। मैं बोला सर पॉलिसी सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं। बोला अभी मेरे को पैसा चाहिए। मैं बोला आपका प्रॉब्लम क्या है? बोला मेरे को अब भी पैसा चाहिए और मैं प्रीमियम भी नहीं भर सकता हूँ, मेरा तो हालत हो गया, कोर्ट ने मेरे को अरेस्ट करेगा अगर मैं पैसा नहीं दूंगा। मैं बोला सर शांति रखो, मैं आपको बताता हूँ। मैं इमीडिएटली जाके ब्रांच में आधा पौना घंटे में उनको 10 लाख का मैंने लोन का चेक बना के दिया। मैं बोला सरेंडर मत करो। उनका पॉलिसी 10 साल कंप्लीट हुआ था, तो उनको 18 महीने तक अगर वो प्रीमियम नहीं भरेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, 18 मंथ्स का उसका। तो मैं बोला अगला 1.5-2 साल, आप 1.5 साल है ना, प्रीमियम मत भरो, उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। और उनको पैसा मैं दे दिया, ऑलमोस्ट जो सरेंडर वैल्यू से मिलता था वो 90% मिल जाता है, तो उनका काम भी हो गया। और आशीष, क्योंकि उनको ये मालूम था कि उनके सर के ऊपर लोन है, वो 1 साल तक उनका बहुत ये चला। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने प्रीमियम भी भरना शुरू किया और धीरे धीरे करके लोन 3-4 साल में उनका पूरा लोन भी पूरा रिपेड हो गया। और साथ ही साथ उनका पॉलिसी का मैच्योरिटी लास्ट ईयर ही मैंने बहुत बड़ा 20 लाख का 50 लाख का मैच्योरिटी उनको मैंने दे दिया। तो ये गारंटीड है। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्री मैच्योर विड्रॉल से बचने के लिए हमको जो 70% जनता है, मैं बाकी 30% की बात नहीं कर रहा हूँ, बट आप पता कैसे चलेगा आपको कि कौन डिसिप्लिन है कौन नहीं है, वो आगे चल के हम लोग देखते हैं। सो आपको कहना है कि इमरजेंसी में अगर मुझे रिक्वायरमेंट है पैसे की, तो म्यूचुअल फंड में बेचूं, उससे अच्छा बेटर है कि मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी पे मैं लोन लूँ। यस, बिकॉज वहाँ मेरा कैपिटल कम हो रहा है, यहाँ पे मैं लोन रिपे करके मेरा दोनों इंटैक्ट रख रहा हूँ। एब्सोल्युटली परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। सर हर बार एडवाइजर लोग और बात करते हैं एसेट एलोकेशन। तो एलोकेशन एग्जैक्टली क्या है, और एक सामान्य आदमी को अगर समझना है तो एसेट एलोकेशन करते कैसे हैं? मतलब सी बेसिकली क्या है, एक मैक्स मार्कोविट्स करके एक इंसान है जिसको गोल्ड मेडल मिला था, सॉरी नॉट गोल्ड मेडल, उसको नोबेल प्राइज मिला था पोर्टफोलियो रिस्क के ऊपर। तो उसको उन्होंने बोला मॉडर्न पोर्टफोलियो थियोरी। अब मॉडर्न पोर्टफोलियो थियोरी क्या बोलती है? ये बोलती है कि बेसिकली अगर आप कौन से स्टॉक को खरीदना और बेचना ऐसा आप अगर ट्रेडिंग करेंगे तो उससे सिर्फ 2% फायदा, मतलब 2% ही उसका रिजल्ट आने का चांस रहता है। अगर आप टाइमिंग करेंगे, मतलब मार्केट ऊपर गया तो बेचेंगे, मार्केट नीचे गया तो खरीदेंगे, कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करना, या मार्केट का टाइमिंग, ये दोनों पे 2% का आपको फायदा होता है, मतलब फायदा होता है बट 2% ही। बट वो कहता है कि अगर आप एसेट एलोकेशन करेंगे तो 92% लोगों को फायदा ही होता है। तो वो एसेट एलोकेशन का बोलने का उनका मतलब क्या है, उन्होंने ये पोर्टफोलियो रिस्क थियोरी किया कि बेसिकली आपका रिस्क है ना, मतलब आपको क्या करना चाहिए, अलग अलग प्रोडक्ट्स में आपको डालना चाहिए।
जैसा क्या होता है, स्टॉक मार्केट गिरेगा तो गोल्ड ऊपर जाता है, गोल्ड गिरेगा स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है, उसी प्रकार से स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा प्रॉपर्टी ऊपर जाता है। ऐसे वो क्या कहता है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग साइकिल रहता है और वो हर साइकिल में मतलब हर साइकिल में कुछ ना कुछ ऊपर जाते हैं कुछ। तो अगर हम लोग एक ही जगह पे अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हमको साइक्लिकल रिस्क मिलता है। बट उससे अच्छा वो कहता है कि आप अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अलग अलग, यू नो, सो डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट जैसे बोला जाता है। तो वो थियोरी में क्या है, वो कहता है कि आपका जो डेट है और आपका इक्विटी है, ये इक्विटी में आपका 70% होना चाहिए, डेट में आपका 30% होना चाहिए। डेट से आपको स्टेबिलिटी मिलती है और जो इक्विटी है उससे आपको रिटर्न और हायर ग्रोथ मिलता है, बट उसमें हायर रिस्क भी है, हाई रिस्क है हाई ग्रोथ। बोलता है ऐसा अगर आप कॉम्बिनेशन में एक इन्वेस्टमेंट करके रख देते हैं, भूल जाते हैं, तो इसके ऊपर काफ़ी स्टडी हुआ है कि इससे क्या होता है, ऑलमोस्ट 92% लोगों को ज़्यादा रिटर्न मिलता है उन लोगों से ज़्यादा जो हर रोज़ ट्रेडिंग करते हैं या जो मतलब जो मार्केट का अप डाउन को ये करते हैं या स्टॉक के बेसिस पे करते हैं, उनसे उतना काम करने के बाद भी उनको रिटर्न कम मिलता है। और जो लोगों ने एसेट एलोकेशन किया उनको रिटर्न ये। तो बोलने का मतलब है कि आपका इक्विटी और डेट, इवन इक्विटी में आपको मल्टी एसेट, मल्टी कैप, ऐसा अलग अलग फंड में आपको डालना चाहिए। स्मॉल कैप, हाँ, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप। तो मल्टी कैप होता है बेस्ट और मल्टी एसेट होता है। तो ऐसे अगर आप म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो पोर्टफोलियो थियोरी बोलता है कि आपने उसको अलग अलग किए, मतलब अलग अलग एसेट क्लासेस में आपने इन्वेस्ट किया है। तो आपका रिटर्न का बात नहीं है, बेसिकली रिटर्न एक रिस्क के साथ आता है। तो पोर्टफोलियो थियोरी और एसेट एलोकेशन क्या कहता है कि आपका मिनिमम रिस्क में आपको अच्छा रिटर्न मिलता है, रिस्क बहुत मिनिमाइज हो जाता है। राइट। सर जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, मतलब डिसिप्लिन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिटर्न से, यही कहना चाहते हैं। हाँ। सी बिकॉज क्या है, मैं हमेशा मतलब ये दो चीज़ है, अगर हम इंसान को बाहर निकालते हैं, मतलब ये नहीं सोचते कि जो इन्वेस्टर है उसके बारे में या उसका बिहेवियर के बारे में हम अगर नहीं सोचते तो फिर हम खाली इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं। तो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न देगा और बेटर रहेगा, बट क्या होता है जब भी उसमें इंसान आ जाता है तभी लफड़ा चालू हो जाता है। क्यों लफड़ा चालू हो जाता है? बिकॉज इंसान डरा हुआ है या नहीं डरा हुआ है, डिपेंड होता है कि उसने अपना प्रॉपर सब बैलेंसिंग किया है नहीं। अगर वो बैलेंसिंग नहीं किया है तो डर जाता है। जैसा किसी ने कहा था कि एक सर्वे हुआ था और रिसर्च हुआ था, उसमें क्या पता चला कि सबसे जो हाईएस्ट वेल्दी वाले हैं ना, वो लोग ज़्यादा वेल्दी बनते हैं, क्योंकि जब वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो बहुत ही हाई रिटर्न में इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिस्क लेते हैं। अच्छा, वो रिस्क क्यों लेते हैं? उसको मालूम है उसमें से गिरेगा तो भी उनका जो वेल्थ है ना वो स्टेबिलिटी फैक्टर बन जाता है। बाकी जो नॉर्मल हमारे जैसे मिडिल क्लास जो लोग हैं, हम किसके ऊपर गिरेंगे? अगर गिरेंगे तो एक ट्रपीज का जैसा नेट होता है, वो गिरेगा तो उसके ऊपर गिरेगा। तो वेल्दी लोगों का अलग चीज़ है, हम कंपैरिजन करेंगे तो उसके जैसा हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज वो 100% भी उसका अगर लॉस हो जाएगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरा कहने का मतलब सिंपल ये है आशीष कि डिसिप्लिन जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि एडवाइज़र ने ये सोचना चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, अगर आप डरते हैं और अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, वेल्थ नहीं है, तो आप डरेंगे। तो डर तो है, और जैसे मैंने कहा बहुत ही कम ऐसे इंसान है, 20% लोग हैं, 25% लोग हैं जो डिसिप्लिन है। तो आप अगर हाई रिटर्न एक इनडिसिप्लिन के हाथ में देंगे तो गोल अचीव नहीं होगा। वेरएज अगर लो रिटर्न या मीडियम रिटर्न एक आप डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट बंदे को देंगे तो भी उसका कॉर्पस अचीव हो सकता है। तो कॉर्पस अचीव होने का रिटर्न के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, जितना रिटर्न के ऊपर डिपेंडेंट है उससे ज़्यादा डिसिप्लिन के ऊपर है। और जैसे मैंने आपको बताया था, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि एक बंदा ए है, बंदा बी है, कि वो विदाउट रिटर्न बट कंसिस्टेंटली वो अगर पैसा डालता है तो कंसिस्टेंसी ऑलवेज हाई रिटर्न को बीट करती है, डिसिप्लिन ऑलवेज हाई रिटर्न को बिल्ड करती है। स्टेबिलिटी से आप तूफान में मैनेज कर सकते हो। तो मुझे लगता है डिसिप्लिन और हाई रिटर्न
ये दोनों एक दूसरे से मतलब अलग है। आपको डिसिप्लिन रहेगा और हाई रिटर्न रहेगा तो 14वीं का चांद हो जाएगा, बट अगर आप इनडिसिप्लिन है और हाई रिटर्न में जाएंगे तो आप डूबने का पूरा चांस रहता है। बट एक बंदा है जो इनडिसिप्लिन है और मीडियम रिटर्न में अगर काम करता है, उसका जीतने का चांसेस भी ज़्यादा है। अच्छा है। राइट। तो मतलब हमको लॉस होने का अवॉइड करना चाहिए, सिंपल। राइट। एडवाइजर्स लोग जो है जब भी वो इंटरेक्ट करते हैं तभी वो मार्केट के बारे में, वॉलेटिलिटी के बारे में बोलते हैं और रिस्क के बारे में बात करते हैं, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? मुझे क्या लगता है, एक दिखता हुआ रिस्क है और एक हिडन रिस्क है। Right. जो दिखता नहीं है, किसी को पता नहीं है और शायद किसी ने इसके ऊपर अभी तक सोचा भी नहीं। तो जो दिखता हुआ रिस्क है, मार्केट वॉलेटिलिटी है, वो सबको दिखता है और सब लोग उसके बारे में बात करते हैं। बट दूसरा जो रिस्क है, जो मुझे लगता है एक्सपोज नहीं हो रहा है, जिसके बारे में बहुत लोग सोचते नहीं है, ना एडवाइजर सोचता है ना क्लाइंट सोचता है, और वो रिस्क है डिसिप्लिन का। वो रिस्क है डिसिप्लिन, मतलब वॉलेटिलिटी से जितना आपको नुकसान हो सकता है, उससे कहीं गुना ज्यादा डिसिप्लिन से आपको नुकसान होगा। तो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है और स्टेबिलिटी इसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, ये एसेट एलोकेशन जब हम लोग बात करते हैं, ये एसेट एलोकेशन में मार्केट वॉलेटिलिटी के लिए आपको कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरत है। बट कंसिस्टेंसी आपकी कब आएगी, जब आप डिसिप्लिन रहेंगे। तो आपको डिसिप्लिन बनाने के लिए हमको एक ऐसा प्रोडक्ट स्टेबिलिटी वाला देना पड़ेगा जो लॉक्ड रहेगा। तो वो लॉक्ड जो है, उससे आपको डिसिप्लिन आ जाएगी और बिकॉज ऑफ दैट आपका बाकी पोर्टफोलियो भी प्रॉपर वे से चलेगा। तो मुझे लगता है कि मार्केट वॉलेटिलिटी के बारे में लोग बात करते हैं, डिसिप्लिन वॉलेटिलिटी के बारे में कोई बात नहीं करता। राइट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडवाइजर्स लोगों को किस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए? देखो, यहाँ अभी जो स्लाइड हमने देखा, तो स्लाइड में मैंने क्या बताया है कि एक तरीका है, आप मार्केट को टाइमिंग करेंगे कि ऊपर जाता है तो बेचेंगे, नीचे जाता है तो खरीदेंगे, जो रियलिटी है, जो एक्चुअली करना चाहिए, बट एक्चुअली बिहेवियर ऑपोजिट होता है। तो टाइमिंग को आपको बीट करने के लिए कंसिस्टेंसी लाना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कंसिस्टेंसी है तो टाइमिंग की जरूरत आपको नहीं है। उसके साथ आपको स्ट्रक्चर चाहिए, बिकॉज स्ट्रक्चर जब रहेगा, आर्किटेक्चर जब रहेगा, स्टेबिलिटी जब रहेगा और उसमें लॉक रहेगा, इन्वेस्टमेंट लॉक रहेगा, तो फिर आपको इमोशन का सोचने का जरूरत नहीं है। डर रहेगा, नहीं रहेगा, ये रहेगा, वो सब सोचने का जरूरत नहीं, क्योंकि आपने आर्किटेक्चर बराबर बना है और वो आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ट लोग क्या करते हैं, इधर मार्केट को ये करते हैं या बेस्ट परफॉर्मिंग फंड को देखते हैं। तो नॉर्मली लोगों का ये है कि वो क्या करते हैं, अपना कौन सा वेबसाइट है वो, वैल्यू रिसर्च जो वेबसाइट है, उसके ऊपर जाके देखते हैं कौन से बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट उनको ये नहीं पता कि वो जो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है वो साइकिल के टॉप में है। हर एक फंड का साइकिल होता है, वो शुरुआत में नीचे रहता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो क्या करते हैं, बिना सोचे या बिना बाय डिफॉल्ट लोग क्या करते हैं, बेस्ट परफॉर्मिंग फंड में अंदर जाते हैं, जबकि वो फंड नीचे जाता हुआ दिखाई देता है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको फंड डिसाइड करने के पीछे नहीं जाना चाहिए, आपको प्रोडक्ट डिसाइड करने के बीच में जाना नहीं चाहिए। बेस्ट परफॉर्मिंग फंड या मार्केट का वॉलेटिलिटी को आपको ये करने की ज़रूरत ये नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, आर्किटेक्चर बनाना चाहिए, एक ढांचा बनाना चाहिए, और वो ढांचा में कंसिस्टेंटली आप अगर करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो फोकस है ना, तो एलोकेशन से आपका प्रिडिक्शन ये हो जाता है। बिकॉज आप एलोकेशन करते हैं तो आपको प्रिडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं कौन सा फंड परफॉर्म करेगा, नहीं करेगा। आप जब स्ट्रक्चर लाते हैं तो आपका इमोशन, देखो मोस्टली बिहेवियर में इमोशन है और इमोशन बीच में आना नहीं चाहिए। तो इमोशन नहीं आने के लिए स्ट्रक्चर अगर आप बनाते तो इमोशन आ गया, एलोकेशन आता है तो प्रिडिक्शन आ गया, और उसके साथ साथ कंसिस्टेंसी आ गया, तो आपका टाइमिंग भी आप बीट कर सकते हैं। तो ये जो मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी है, उसके हिसाब से ये 3 चीज़ अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके सब गोल अचीव हो जाएंगे। सर, यू आर सो वेरी राइट। आई विल जस्ट शेयर विथ यू
कि म्यूचुअल फंड का मैं स्टडी कर रहा था, 5 साल पहले का सबसे टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड जो है वो करंट ईयर में नंबर 252 पे है। ओ अच्छा, जो आप बोल रहे हो वही है ना, yes, मतलब yes. कि फंड के बेस के ऊपर अगर हम नाम के हिसाब से परफॉर्मेंस के हिस्ट्री में जाएंगे तो इट डजंट वर्क। द टॉप परफॉर्मिंग इज 252। तो आप इमेजिन करो, मतलब 5 साल पहले वो टॉप पे था क्योंकि वो पीक पे था साइकिल पे। Correct. अभी वो डाउन में है। तो सर इसका मतलब आप क्या ये कहना चाहते हैं कि लॉक इन होना चाहिए? लॉक इन अच्छा है? नहीं, इसके लिए मैं बोला ना, बेसिकली क्या है, ब्लाइंडली लॉक इन नहीं होना चाहिए, ब्लाइंडली लॉक इन नहीं होना चाहिए, पूरा लॉक इन नहीं होना चाहिए। देखो जैसे एक रेशो होता है, हमेशा हम लोग एक रेशो की बात करते हैं। आप रेशो के अंदर, मतलब जैसे एक सिंपल है, जैसे हम लोग बात करते हैं क्या वो अपना ब्लड टेस्ट में हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं तो हेमोग्लोबिन हम लोग चेक करते हैं। हेमोग्लोबिन जनरली 8 से 12 या 13 का रेंज होता है। अब 8 से नीचे रहेगा तो भी प्रॉब्लम है, 12-13 से ऊपर भी होएगा तो भी प्रॉब्लम है। तो उसी प्रकार से रेंज होता है। तो अगर आप 100% लॉक इन करेंगे तो आप लटक जाएंगे, बिकॉज फिर वो सुब्रत रॉय जैसा होगा, आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तो एकदम पूरा प्रॉब्लम हो जाएगा। और अगर फ्री ओपन रखते हो तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो लॉक इन आपका प्रॉपर रेशो के हिसाब से होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? मैं रेकमेंड करता हूँ कि आपका जो लिक्विड एसेट्स है टोटल, उसमें से 30% आपका लॉक होना चाहिए। बैलेंस जो है वो विड्रॉबल या क्या बोलते हैं उसको, फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो विड्रॉ कर सके, बट 30% खाली लॉक इन। तो लॉक इन डेंजरस कब होता है? अगर ओवर करेंगे या अंडर करेंगे। नहीं करेंगे तो भी लोचा है और बहुत ज़्यादा करेंगे तो भी लोचा है। तो इसके लिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि जो 30% आपका डेट है वो भी लॉक इन में उतना अगर आप लॉक इन करेंगे तो वो बेटर है, क्योंकि आपका बाकी 65% जो भी म्यूचुअल फंड में है वो फ्लेक्सिबल रहेगा और लिक्विड रहेगा। सर आपका कहना है कि 3 चीज होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए और प्रोटेक्शन होनी चाहिए। करेक्ट, एब्सोल्युटली। क्योंकि हम लोग जो अभी सब डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो आप देखोगे खाली अगर ग्रोथ होगा, स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, प्रोटेक्शन नहीं रहेगा, तो प्रेजेंट गैप जो है एक गैप उसमें उड़ जाएगा। अगर सीएफपी वाले जैसे बोलते हैं कि खाली टर्म पॉलिसी लो, म्यूचुअल फंड लो, तो हम स्टेबिलिटी वाला उसमें फैक्टर नहीं है। हमने क्या किया, खाली हमने दोनों गैप को कवर किया, स्टेबिलिटी नहीं है। तो बेसिकली क्या है ना, ग्रोथ होना चाहिए। अभी मैं ये भी कहूँगा कि 100% आपको इंश्योरेंस में नहीं डालना चाहिए, वो भी पागलपना है। बिकॉज आपका स्टेबिलिटी मतलब सिंपल है, अगर मैं बोट ऐसा बनाऊँ जिसमें सेल ही नहीं हो, खाली अगर हल हो, राइट, देखो सिंपल है, मैं आपको कंपैरिजन दे रहा हूँ कि खाली हल रहेगा, सेल नहीं रहेगा, सीड नहीं रहेगा, वो बोट किधर नहीं जाएगा। तो मतलब अपना स्टेबिलिटी भी इतना नहीं होना चाहिए कि ओवर स्टेबिलिटी हो जाए, ओके, वो भी फायदा नहीं। तो ग्रोथ होना चाहिए, सेल का जरूरी है, उसके साथ साथ स्टेबिलिटी भी होना चाहिए। बिकॉज सेल तब काम कर सकेगा अगर उसमें स्टेबिलिटी 30% रहेगा, तो नहीं तो सेल का काम नहीं रहेगा। और लाइफ जैकेट जो है वो प्रोटेक्शन के लिए। तो आपको स्टेबिलिटी में जितना आप इंश्योरेंस दे रहे हैं उसके ऊपर का गैप आपको टर्म पॉलिसी कंप्लीट ही करना पड़ेगा। तो बेसिकली मतलब क्या है, आपने फ्यूचर जो इक्विटी है वो आपने म्यूचुअल फंड में डाला, डेट आपने एंडाउमेंट इंश्योरेंस में डाला, और प्रोटेक्शन के लिए जो भी गैप बचा है उसमें आपने टर्म पॉलिसी में डाला। तो आपका तीनों एकदम परफेक्ट ये हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, फ्यूचर कॉर्पस को ग्रोथ काम में आता है, बिकॉज फ्यूचर कॉर्पस नहीं तो ग्रोथ के बिगर फ्यूचर कॉर्पस नहीं होगा। स्टेबिलिटी से क्या होता है, जो ये वॉलेटिलिटी है, तूफान है, बीच में जो सब होता है उसको वो संभालता है। और प्रोटेक्शन जो है वो हमारा प्रेजेंट गैप को कवर करता है। इमीडिएटली कुछ जरूरत होगा तो वो तो मतलब प्रेजेंट गैप, फ्यूचर गैप, और उसका जो जर्नी है उसमें कोई तूफान बीच में आता है तो उससे बचने के लिए स्टेबिलिटी। तो ये मेरे को लगता है एकदम करेक्ट है। तीन आपने जो लेयर्स बोला ना वो सो सर ये जो आप बात कर रहे हैं, इसका एक प्रोडक्ट से तो इसका सॉल्यूशन नहीं आ सकता है मेरे ख्याल से। हाँ करेक्ट, एक प्रोडक्ट से नहीं आएगा। देखो जो राइट गैप, अगर 2 गैप है, ये दोनों गैप का अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ, उसी प्रकार से ये दोनों गैप को फिलअप करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट उसको लगेगा, और ये दोनों के बीच में एलोकेशन प्रॉपरली होना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज ये, और फिर राइट डिसिप्लिन होना चाहिए। तो ऑफकोर्स सोल्यूशन एक प्रोडक्ट नहीं है। अभी देखो वेरी सिंपल है, जब म्यूचुअल फंड की बात आती है, म्यूचुअल फंड सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर गैप को ही प्रोवाइड कर सकते हैं।
सिर्फ फ्यूचर का ही प्रोविजन कर सकता है, म्यूचुअल फंड प्रेजेंट का प्रोविजन गैप का कर ही नहीं सकता है। ओके, बिकॉज क्या है कि डेथ मीन्स क्या है कि मैं जो इंस्टॉलमेंट भरा वही मेरे को वापस मिलेगा। सो म्यूचुअल फंड में क्या होगा, अगर मैं फ्यूचर गैप के हिसाब से किसी को बोलूं कि आपका 50,000 का SIP आपको करना है और मैं छोड़ दूं, तो उसका 50,000 का SIP चालू रहेगा। बट सपोज 1 साल के अंदर उसकी डेथ होती है, तो उसके पास फैमिली को कितना मिलेगा, 6 लाख रुपया। बट उसके फैमिली को 3 करोड़ की ज़रूरत है। तो आशीष मेरे को बताइए कि ये MF म्यूचुअल फंड जो है वो गैप का प्रोविजन नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्या है, राइट एलोकेशन करना, मतलब कौन सा। अभी आप अगर इंश्योरेंस को देखते हैं, इंश्योरेंस में खास बात और बड़ी बात क्या है कि आप जब इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो आपको एक तो किस्तों में करना पड़ता है, रिवर्स है। म्यूचुअल फंड में शुरुआत में आप कंट्रीब्यूशन करते हो और लास्ट में कॉर्पस बनता है। इंश्योरेंस में पहला कॉर्पस बनते हैं और फिर आप कंट्रीब्यूशन करते हो, इसलिए उसको प्रेजेंट गैप बोलते हैं। तो इंश्योरेंस मात्र ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो प्रेजेंट गैप को कवर कर सकता है। जैसे मैंने आप भी बताया आपको कि अगर मेरा जो क्लाइंट है उसने 500 रुपया भर के 60,000 मिलना, ये किसी ने अगर उसने उस समय पे उसको म्यूचुअल फंड में अगर डाला होता तो उसको 510 रुपया 520 रुपया मिला होता, बट 65 मिला। ऑफकोर्स वो उन ज़माने की बात है जब करोड़ों की बात नहीं होती थी, वो तो 1995 की बात है। बट एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मेरा दूसरा एक क्लाइंट है जिसने 10 लाख की पॉलिसी लिया, करीबन कुछ हार्डली 4-5 हज़ार रुपया उन्होंने टर्म पॉलिसी लिया था, भर दिया, और फर्स्ट उसका रिन्यूअल आने के पहले उसका डेथ हो गया। 35 ईयर ओल्ड पर्सन। तो क्या हो गया, उसका फैमिली ने 20 लाख का लोन लिया था, वो लोन के लिए वाइफ और हस्बैंड के नाम पे 10-10 लाख का वो लोग पॉलिसी निकाला था। उसको जो वाइफ का 10 लाख है वो लोन रह गया, उसका हस्बैंड का जो 10 लाख है सिर्फ 4,000 रुपये में उसका 10 लाख का वो लोन जो है रिपे हो गया। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपरली इसको कैलकुलेट करना और इंश्योरेंस प्रेजेंट गैप के लिए देना और म्यूचुअल फंड फ्यूचर गैप के लिए देना, ये बहुत ज़रूरी है। वो अगर कोई करता है तो मुझे लगता है वो राइट वे है। तो सर इसका मतलब एक एडवाइजर का रियल में रोल क्या है? हाँ आशीष, वही तो मेन इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे लगता है कि कोई एडवाइज़र को समझाता नहीं है। एक एडवाइज़र का रोल जो है ना एक डॉक्टर जैसा होता है। तो उसको क्या करना चाहिए, पहला उसको डायग्नोसिस करना चाहिए, फिर उसको प्रिस्क्रिप्शन करना चाहिए। हम कोई भी डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर डायरेक्ट हमको दवा नहीं देता है, पहले पूछता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, फिर वो प्रॉब्लम क्यों हुआ उसका तहकीकात करता है और उसके बाद वो सोल्यूशन देता है और फिर वापस बुलाते हैं कि 1 वीक के बाद आप वापस आओ। तो ये एडवाइज़र का काम है ना। तो एडवाइजर को डायग्नोसिस क्या करना है, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। उसको 3 गैप के बारे में डिस्कस करना है। एक तो है प्रेजेंट गैप, अनफॉर्चुनेट डेथ हो गया तो, फिर दूसरा है फ्यूचर गैप, रिटायरमेंट का, और तीसरा है चिल्ड्रन एजुकेशन और मैरिज गैप। ये 3 गैप्स अगर वो प्रॉपर कैलकुलेट करके कस्टमर को अगर बताता है और कस्टमर को फिर रेकमेंड करता है तो देन वो एक सही एडवाइज़र माना जाएगा। इससे क्या होता है, एक सिस्टम है। तो क्लाइंट को भी आप जब बता रहे हैं ना ऐसे ही पॉलिसी लो, ये लो, वो लो, म्यूचुअल फंड करो, रिटर्न इतना मिलेगा, वो बोलने के बजाय, और मुझे क्या लगता है इससे सबसे बेस्ट बात क्या है, भले आप म्यूचुअल फंड भी अगर करते हो तो म्यूचुअल फंड में भी आपका जो SIP का जो टिकट साइज है वो काफ़ी बढ़ेगा। बिकॉज कस्टमर जब सोचेगा कि मैं इतना करूँ, उसको मालूम नहीं फ्यूचर में उसका क्या होगा। बट अगर मैं बोलूँगा फ्यूचर में ये रिक्वायरमेंट है और अभी आपको इतना करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली टिकट साइज उसका बढ़ जाएगा। और उसके साथ अगर वो एसेट एलोकेशन करता है, जो जैसे जो भी इन्वेस्टमेंट उसका टारगेट है, वो इन्वेस्टमेंट टारगेट में 30% उसको डेट करना चाहिए। तो वो 30% अगर वो इंश्योरेंस का प्रोडक्ट सजेस्ट करता है और वो भी वो प्रोडक्ट सजेस्ट, देखो सिंपल है, मेरा एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दूंगा। एक तो नंबर 1, अगर किसी का प्रेजेंट गैप अगर 0 है और खाली फ्यूचर गैप अगर है समझो 2 करोड़ का, तो उसको इंश्योरेंस देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं। अगर किसी का खाली प्रेजेंट गैप है, फ्यूचर गैप नहीं है, तो उसको म्यूचुअल फंड देने से कुछ मतलब नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी उसका फ्यूचर गैप है, फिर उसको खाली टर्म इंश्योरेंस देना चाहिए। बट अगर किसी कस्टमर का प्रेजेंट गैप भी है और फ्यूचर गैप भी है, तो उसको एंडाउमेंट पॉलिसी प्लस टॉपअप के लिए टर्म पॉलिसी प्लस म्यूचुअल फंड, ऐसा ये तीनों प्रोडक्ट अगर हम देते हैं तभी जाकर उसका साइंटिफिकली प्रॉपर वे से फाइनेंशियल प्लानिंग हो सकता है। तो एक प्रोफेशनल एडवाइजर ये करता है, ऐसा मेरा मानना है। सर एज अ फाइनेंशियल प्लानर जब वो कस्टमर के पास जाता है
और उसका ऑब्जेक्टिव है कि वो कस्टमर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करे, तो वो अचीव करने के लिए उसको फाइनली क्या करना चाहिए? बेसिकली फाइनेंशियल फ्रीडम है ना, ये प्रोडक्ट के ऊपर नहीं है, ये आर्किटेक्चर के ऊपर है। आर्किटेक्चर मतलब आप स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हो, आप जो उसका ढांचा कैसे बनाते हो। तो प्रोडक्ट आप उस ढांचे में जब आपका ढांचा रहेगा, आर्किटेक्चर रहेगा, तभी आप प्रोडक्ट डिसाइड करते हो। तो हमेशा आप याद रखिए कि फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो सिर्फ ग्रोथ से होता नहीं है। लोगों को लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम ग्रोथ, बट आपका आर्किटेक्चर, तो मतलब एक एडवाइजर ने प्रोडक्ट के ऊपर या इन्वेस्टमेंट के ऊपर या इंस्ट्रूमेंट के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, एडवाइजर ने आर्किटेक्चर के ऊपर करना चाहिए। जैसे हम अगर कहते हैं ना 65% एटलीस्ट, अगर मतलब नॉर्मली अभी कोई पूछता है कि सर 70 इधर डालेंगे 30 उधर डालेंगे, तो फिर टर्म के लिए कुछ बचता नहीं, बट टर्म का कंट्रीब्यूशन बहुत छोटा रहता है। बट फिर भी अगर मैं कहूँगा 70 के बजाय 67% अगर आप ग्रोथ में डालते हैं, 30% आप स्टेबिलिटी में डालते हैं और अराउंड 3% आप टर्म में डालते हैं, तो ये आर्किटेक्चर हो गया। ये आर्किटेक्चर में आपको उसको बिठाना ज़रूरी है और इसलिए ये आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं। हम लोग ऑलवेज सोचते हैं सर म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड अच्छा जा रहा है, लोग उसको अच्छा ये कर रहे हैं, बट आर्किटेक्चर होने बिगर अगर आप खाली म्यूचुअल फंड करेंगे तो नाइदर एडवाइजर का फायदा होगा नॉर कस्टमर का होगा। बिकॉज रिमेंबर, एडवाइजर का फायदा कब होता है? जब AUM बढ़ता है, और AUM कब बढ़ेगा? जब कस्टमर विड्रॉ नहीं करेगा, और कस्टमर विड्रॉ नहीं कब करेगा? जब उसको आर्किटेक्चर के हिसाब से आप प्लानिंग करके देते हो तब। और अगर कस्टमर निकालेगा भी तो उसका उधर जो है जो स्ट्रक्चर हमने स्टेबिलिटी का बनाया वो उसके काम में आएगा। तो एक एडवाइजर को भी सोचना चाहिए कि उसका लॉन्ग टर्म इनकम जो है ना वो इस आर्किटेक्चर पे डिपेंड है। वो सोचता है कस्टमर ये करता है, बट एक एडवाइजर सोचना चाहिए कि कितने लोग बाहर भी निकलते हैं, कितने लोग मैं कोई कंसल्टेंसी कर रहा था, वो बंदे का कुछ 20-25 लाख एवरी ईयर ऐड हो रहा था AUM में, 25 लाख 30 लाख, बट 25-30 लाख बाहर भी निकल रहा था। तो देन इट मीन्स कि उसका स्टेबिलिटी फैक्टर कहाँ पर है? मतलब वो काम कर रहा है बट उसका अल्टीमेट जो अप पार्ट है, जो इनकम है, वो भी उसको। तो मेरा फाइनल वर्ड ये है, आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है, नॉट द प्रोडक्ट्स। एक बार आपने आर्किटेक्चर फिक्स कर दिया, आपने गैप्स, और इसमें गैप्स कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, खाली आर्किटेक्चर है बट आर्किटेक्चर के बेसिस पे आपको गैप्स निकालना है और गैप के हिसाब से फिर प्रोडक्ट डिजाइन करना है। ये बेस्ट फाइनेंशियल प्लानिंग है। क्यों? क्योंकि उसमें श्योरिटी, भले आदमी डिसिप्लिन्ड है इनडिसिप्लिन्ड है, भले तूफान आएगा नहीं आएगा, हर सिचुएशन में जो विनिंग होता है वो क्लाइंट का ज़रूर होगा अगर इस प्रकार से हम आर्किटेक्चर के हिसाब से अगर हम करते हैं तो। राइट। सो सर, जब भी आप ये बात करें, मतलब 100 रुपया अगर मेरे पास है तो हम लोग पहले कहीं मैंने सुना था मतलब कि आपका एज जो है उसको माइनस करेंगे उतना इक्विटी में डालना चाहिए, थंब रूल। वो थंब रूल है, बट मुझे लगता है वो थंब रूल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि ये थंब रूल में अपने को कर सकते हो, बट बेसिकली क्या आर्किटेक्चर में है ना, वो ऑलमोस्ट थंब रूल जैसा ही आ जाता है। राइट। वो ऑलमोस्ट 100 रुपये में 65-70% के बीच में आप म्यूचुअल फंड में डालो, करेक्ट, 25-30 के बीच में एंडोमेंट में डालो, और बाकी का जो थोड़ा बहुत बचा है वो टर्म में डालो। तो यू आर कवरिंग द फुल स्पेक्ट्रम। आपका प्रेजेंट गैप भी कवर हो गया, आपका स्टेबिलिटी भी कवर हो गया, आपका फ्यूचर गैप भी कवर हो गया। और जिस दिन से ये आर्किटेक्चर अगर कस्टमर एक्सेप्ट करता है तो उसका पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग हो गया, फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट रेडी हो गया, एंड ही इज फाइनेंशियली फ्री। करेक्ट, एब्सोल्यूट। और उसमें एडवाइजर भी फाइनेंशियली फ्री हो जाए। ये सारा जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इतनी सीरीज में, उसके अंदर दो बात मुझे जो मेन समझ में आई ये कि रिटर्न इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, डिसिप्लिन एक्चुअली सबसे पिलर है मतलब पूरे इस ढांचे का। तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से आपको अगर फाइनल थॉट आपका बताना है तो क्या बताएंगे? सो बेसिकली क्या है ना, रिटर्न इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रिटर्न के बिगर आपका ये नहीं, कंपाउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाउंडिंग के बिगर मतलब जैसे आइंस्टाइन ने आपने बताया कि रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बट डिसिप्लिन है ना, ये सबका बाप है। आपका कंपाउंडिंग और आपका कंसिस्टेंसी तब होगा जब डिसिप्लिन रहेगा।
तो डिफाइनिंग जिसको बोलते हैं ना, डिफाइनिंग पॉइंट मतलब वो क्या एक ऐसी चीज है जो ये पूरा फाइनेंशियल फ्रीडम का ढांचा है, या सब पूरा फाइनेंशियल फ्रीडम का कोर जो बोलते हैं ना, कोर क्या है, उसका मेन जो एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, वो है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन आती है स्ट्रक्चर से। आप अगर एक स्ट्रक्चर बना के क्लाइंट को अगर देते हैं, एक सिस्टम बना के अगर क्लाइंट को देते हैं जो क्लाइंट फॉलो कर सकता है, उसको सिस्टम के बेसिस का आप अगर फिलॉसफी समझा सकते हो, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिस्टम फॉलो करने से क्लाइंट डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली कंपाउंडिंग का प्रैक्टिकल बेनिफिट उनको मिलता है। या तो कंपाउंडिंग का थ्योरेटिकल सिर्फ ये होता है कस्टमर, आज तक आप देखो इवन म्यूचुअल फंड में मैं बहुत सारा फंड मैनेजर ये कहता है हमारा फंड तो सॉलिड परफॉर्म किया, बट हमारे कोई भी कस्टमर्स को उतना रिटर्न नहीं मिला जितना फंड को मिला, और वो लास्ट में ये कहता है बिकॉज इन्वेस्टर डिसिप्लिन नहीं थे। राइट, सिंपल। मतलब फंड को रिटर्न अच्छी मिलती है, लेकिन मुझे तो आखिर मुझे कितनी मिली वो मुझे चेक करनी चाहिए, और कई बार मेरे डिसिप्लिन नहीं की वजह से मुझे रिटर्न कम मिलती है। तो लोग ने स्टडी किया कि कोई भी क्लाइंट को जितना हमको फंड को रिटर्न मिला है वो क्लाइंट को नहीं मिला है। राइट, तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर ये एसेट एलोकेशन की बात करने लगे हैं लोग, फिर आप बिहेवियरल का आपने डिटेल में बात किया, तो एक एडवाइजर जो है जो फाइनली कस्टमर को मिलता है उसको इसके ये जो आप कॉन्सेप्ट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो किस तरीके से उसको कस्टमर को प्रेजेंट करना चाहिए ताकि कस्टमर कन्विंस भी हो, उसको इन्वेस्टमेंट भी मिले और कस्टमर का भी गोल सेटिस्फाई हो, इसको भी अच्छा इन्वेस्टमेंट मिले, वो कैसे करेगा? देखो क्लाइंट क्या है ना, आप जब भी क्लाइंट को कुछ बताते हो तो क्लाइंट का इमोशन उसमें इन्वॉल्व है। अभी आप उनको सब बता के चले गए, क्लाइंट का इमोशन आप कंट्रोल नहीं कर सकते। राइट, तो क्लाइंट का इमोशन अगर कंट्रोल नहीं कर सकते तो हमको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जो बाय डिफॉल्ट कस्टमर को कंट्रोल करे और इमोशन को कंट्रोल करे। तो इसके लिए क्या है ना, मैं हमेशा एडवाइजर को बोलता हूं कि आप पोर्टफोलियो को डिजाइन करो। ये पोर्टफोलियो डिजाइन से क्या होता है, ऑटोमेटिकली इमोशनली कस्टमर उसमें सस्टेनेबल रह जाता है, लंबे समय तक वो करता है। तो स्ट्रक्चर या ये जो ढांचा है या जो आर्किटेक्चर हम बोलते हैं ना, इससे डिसिप्लिन क्रिएट हो जाता है। इमोशन बीच में नहीं आता है बिकॉज आपने ऑलरेडी आर्किटेक्चर बनाया है। अगर आर्किटेक्चर नहीं रहेगा तो इमोशन आ जाता है। तो क्लाइंट के इमोशन को अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको आर्किटेक्चर बनाना पड़ेगा, क्योंकि आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर से डिसिप्लिन आ जाता है और डिसिप्लिन से आपका फ्रीडम जो है, फाइनेंशियल फ्रीडम भी हो जाता है और आपके गोल्स अचीव होने का चांसेस बहुत हाई हो जाता है। वही चीज। सो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि एडवाइजर को स्ट्रक्चर की बात पहले कस्टमर से बात करनी चाहिए, और स्ट्रक्चर अगर ठीक होगा तो कोई भी अच्छे वक्त बुरे वक्त में भी उसको स्टेबल रहेगा और उसको अपना टारगेट अचीव करेगा और उसको अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे। करेक्ट, एब्सोल्युटली। दोस्तों ये जो वीडियोस आपको अगर पसंद आ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिल रहा है बहुत विस्तार में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो भी बेल आइकन है उसको आप क्लिक कीजिए ताकि आपको नया जो वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लग रही है वो बताइए, और साथ ही साथ आपके मित्रों को, आपके रिलेटिव्स को हमारा जो वीडियो है वो फॉरवर्ड कीजिए